बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यूरीज की विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन और कुछ इसमें से मेजर क्यूरीज थी। तो इंशाल्लाह आज का जो सेशन है ये डेडिकेट है आप सब लोगों के लिए जो कि प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा इसको रिवाइज करने में। तो जो मेजर कंसर्न होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अंडरस्टैंड में लेके आना चाहिए। तो आज का जो हमारा सारा लेक्चर है वो डेडिकेट है रिवीजन, लेकिन हम ये रिवीजन करेंगे मिड एग्ज़ाम तक की। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन हुआ या अगर कर सके या वट जो भी सही हुआ तो उस पर फिर हम फाइनल तक को देखेंगे। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता कि होगा, लेकिन इंशाल्लाह रिवीजन आपसे ये मिड की मैंने कही थी तो इसके हमारा फोकस होता है। तो मिड के अगर मैं सेक्शन को देखूं जो हमें प्रिपेयर करना है तो उसमें मैं 2 पार्ट्स की बात करूंगा। तो फर्स्ट वन है वह यूनिट टेस्टिंग का हिस्सा और सेकंड वन इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट हमारे पास आ जाता है। जो यूनिट टेस्टिंग है ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था कि इसमें क्या है कि सिंगल यूनिट को टेस्ट करना हमारा मकसद है, एक सिंगल कंपोनेंट को टेस्ट करना हमारा मकसद है। वो एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर सकता है या कर रहा है, ये हम इस पे जो टेस्ट करेंगे जिसको यूनिट टेस्टिंग कह देते हैं। और ये डेफिनेशन हमें जो मिली थी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड ISTQB इसमें ली थी। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम कोशिश ये करने की यहाँ पे एक डेवलपर ने जो कोड किया है, एक इंडिविजुअल कोड किया, ये हमारा फिलहाल फोकस नहीं है। अगर डिज़ाइन लिखा हुआ था, डिज़ाइन को उसने इम्प्लीमेंट किया कोड के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि एक डिज़ाइनर ने डिसीजन लिया था कि इसमें क्लास होनी चाहिए, क्लास के अंदर मेथड होने चाहिए, एक इंडिविजुअल मेथड वर्किंग कैसे कर रहा है, गेटर्स सेटर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं। हाँ, इन सब को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा फोकस होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे, इंडिविजुअल मेथड्स के ऊपर, इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर। अच्छा, रूल ऑफ थंब आपको पता ही है कि हमारे पास एक कंपोनेंट हमने कोड किया होगा, उस कंपोनेंट को हम यूनिट टेस्ट करेंगे और हमें जब यूनिट टेस्टिंग करने के बाद उसमें से इश्यूज है फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि इसको इम्प्रूव किया जाए। और इम्प्रूवमेंट के बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी उसको कहेंगे कि टेस्टेड कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से बाकी भी काम करते जाएंगे। तो टेस्टेड कंपोनेंट जब हमारे पास आ चुके हैं तो इन टेस्टेड कंपोनेंट्स को फिर हम लिंक करेंगे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली और हम कहेंगे जी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आ चुका है। तो हमारा जो फिलहाल फोकस है वो सिर्फ इस एक हिस्से के ऊपर है, इस मॉड्यूल के अंदर। आगे जा करके जो आपने देखा था कि जो हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की थी वो इसी के ऊपर थी। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग है क्या? हम जानना ही चाहते हैं कि जो इस वक्त कोड है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। कोई भी यूनिट टेस्टिंग आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट फ्रेमवर्क चाहिए, जैसे एन यूनिट है, जे यूनिट है, PHP यूनिट है, CPP यूनिट है, पी यूनिट पाइथन का यूनिट है एंड सो ऑन। तो एक टेस्ट फ्रेमवर्क तो चाहिए, लेकिन बैक पे अगर आप देखें तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपको इनमें सिमिलर ही नजर आएगा। अब इसमें करना कि आपने फॉर्मली 18 टेस्ट केस लिखने हैं जिसमें आपके पास को वेल नाउन इनपुट्स होंगी और वेल नाउन ये एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होंगी। ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इनपुट्स के पर्सपेक्टिव से भी एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट के पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा, अगर मैं इन सबको जानने की कोशिश करूं तो जो हमारे पास इनपुट का पर्सपेक्टिव है इसमें हम देना चाहते हैं कि बेसिकली प्री, मतलब अगर आप गेटर्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्री कंडीशन क्या होंगी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट की तो हम यहाँ पे करने की कोशिश ये करते हैं कि इसकी पोस्ट कंडीशन क्या होंगी या एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या होंगी, मतलब जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हम इसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने टेस्ट केस लिखने, ये टेस्ट केस लिखे जाते हैं हर रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में होता है। तो अब रिक्वायरमेंट्स नंबर 1 है, अगर हम इसके टेस्ट केस लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वो होगा कि इसका एक तो है वो हिस्सा जिसको हम पॉजिटिव टेस्ट कहेंगे। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है जो कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एग्जांपल है, हम कहते हैं कि अगर तो वो जो पर्सन है उसकी एज 100 ग्रेटर देन ये वट एवर जो भी नंबर है तो वो हम रिटर्न ट्रू। तो इस मामले में हमें इसका एक नेगेटिव टेस्ट केस भी चाहिए होगा। नेगेटिव टेस्ट केस का मतलब है इसका ऑपोजिट भी चेक करना है कि भाई कि क्या ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करता है कि फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास सब रिक्वायरमेंट्स हैं तो
उन सब रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट भी हमें 2 रिक्वायरमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। तो ये था जी जो अभी तक का जो हमारा काम है। अब मैं किसी अगेन आपको जो मैं भी काम करके दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ एप्लीकेबल है जे यूनिट के अंदर भी, और आपने यहाँ पे कैसे वर्किंग करनी है वो देखते हैं। तो इसके लिए जनाब मैं वापस आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक कोड करके दिखाता हूँ। आई होप कि इसके बाद हमारा काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ जाएगा। तो जनाब इसके लिए ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो है। एक सिनेरियो समझ लें, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आर्मी के लिए, कमांडोज के लिए, या हम एक किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से जो पहला हमारा मॉड्यूल, जो एम्प्लॉयज़ कह लेते हैं, हम आर्मी को नहीं इन्वॉल्व करते, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है, MTU में, नेशनल टेक्साइल यूनिवर्सिटी कोई भी है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसकी जो एज है अगर तो ग्रेटर देन 18 होगी, 18 या 18 साल से बड़ा हो गया, 18 साल का हुआ, सिर्फ वही जॉब कर सकता है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो अब हमने ये मतलब इसके अलावा और भी मॉड्यूल्स हैं, लेकिन पहला जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा ऑन दी वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, जो हमारे पास सी शार्प में ऐड होगा। वो तो आप जावा में लिखने की कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये जनाब हमारे पास विजुअल सी शार्प है, इसमें से मैं कंसोल की एप्लीकेशन, अच्छा अब देखें, अभी तक हमारे पास मेन मेथड नहीं है। देखिए मेन मेथड तब होगा ना कि जब कोड लिखा जा चुका है, अब उसको टेस्ट करना है, यूज़ करना है। तो अभी तो ऐसा सीन नहीं है, अभी तो डेवलपर कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपल सी क्लास लाइब्रेरी चाहिए। अगर आपके पास, तो क्लास लाइब्रेरी का नाम लिख लें, मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ जी एम्प्लॉय मॉड्यूल। ये जो पहला हमारा काम हो रहा है वो एम्प्लॉय मॉड्यूल के ऊपर हो रहा है। ये हमारे पास एक क्लास लाइब्रेरी है, आप जो इसको यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद अब इस लाइब्रेरी के अंदर जिसमें हमारा जो पहला फोकस है वो एम्प्लॉय की क्लास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय की क्लास लिखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फ़िलहाल हमारा सिर्फ एक ही फोकस होगा, उसकी एज। बाकी मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है, हम उसे ऐसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मैंने जिसका यूनिट टेस्ट लिखना है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगा। तो आप यहाँ पे जो क्लास 1 क्रिएट हुई है इसको जाकर रीनेम करें, ठीक है। तो आप इसको रीनेम कर दें एम्प्लॉय के नाम के साथ, ठीक है। तो येस टू ऑल कर दें ताकि हर जगह पे चेंज आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय हो चुका है। तो एम्प्लॉय में जाके मैंने कहा जी प्राइवेट इंटीजर एज है एम्प्लॉय की, बाकी सब चीज़ें भी उसके साथ है, लेकिन जिसके साथ मेरा करूँगा, एक तो इसमें चाहिए होगा जी पब्लिक, मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटीजर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी गेट एज, ठीक है। इस तरह सेट एज भी होगा। तो मैं, चूँकि मुझे यहाँ पे जिसके साथ ज़्यादा वर्किंग करनी है वो सेट एज है, तो इंटीजर एज इसको पास कर देंगे, और ये सिंपली करेंगे क्या, दिस डॉट एज इज़ इक्वल टू एज, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे लिखेंगे जी इंटीजर एज, जैसे अभी किया है। तो दिस डॉट एज इज़ इक्वल टू एज। अच्छा, सेटर्स के अंदर हमारे रिटर्न टाइप नहीं होती, मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ। ये हमारे पास है एक मेथड लिखा हुआ, मुझे एक क्लास लिखी हुई है एम्प्लॉय की, जिसका मकसद एम्प्लॉय की सिर्फ एज पे फोकस करना है। बाकी भी सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन चूंकि उसके टेस्ट केस अभी लिखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हर रिक्वायरमेंट के केस में रिक्वायरमेंट क्या थी कि एम्प्लॉय की एज होगी और वो एज ग्रेटर देन होनी चाहिए 18। तो अब सेट एज में हमने ये काम करने के लिए अब हमें एक मेथड चाहिए होगा पब्लिक, और इसमें रिटर्न टाइप होगी बुलियन, और बुलियन में मैं कहूँगा जी चेक एज। चेक एज के अंदर हम इसको इंटीजर एज पास करेंगे, और जो चेक करेगा कि आप भाई वो एज जो है वो है कि नहीं। तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है, अगर वो जो एज पास की है वो ग्रेटर देन 18 है, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये जनाब हमारे पास का मेथड है। अब हमें, मैं जिसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है ये वाला मेथड। तो we need to write unit test for this method, ठीक हो गया जी। इस मेथड के लिए हमने यूनिट टेस्ट लिखने हैं। तो अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, अब डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, जो टेस्टर्स हैं वो अपना काम करेंगे। तो उसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, दोबारा इसी पे जाएं, जो टॉप पे सोल्यूशन एक्सप्लोर आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें,
और ऐड पे जाएं, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करें। इस बार हमें प्रोजेक्ट चाहिए टेस्टिंग का, उसमें से हम लेके नहीं यूनिट टेस्टिंग, और इसका नाम चूँकि हम टेस्ट करें एम्प्लॉयज़ के, तो इसका नाम मैं लिखता हूँ जी एम्प्लॉयज़ टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब एम्प्लॉय डॉट टेस्ट के नाम से इसको हम जनाब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे हमने पहले किया था कि मैं इसमें जाके इसका नाम चेंज करता हूँ, तो ये हमारे पास जो आ रहे हैं वह जी एम्प्लॉय के टेस्ट, एम्प्लॉयज़ टेस्ट या एम्प्लॉयज़ यूनिट टेस्ट। तो ये हमारे पास इसका जी सेकंड हिस्सा आ चुका है। अच्छा, अब मेक इट श्योर कि ये आपके पास कुछ एट्रीब्यूट टेस्ट क्लास का होना ज़रूरी है, टेस्ट मेथड का होना ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें नहीं होगी तो यहाँ पे टेस्ट केस भी नहीं होगा, ये टेस्ट क्लास भी नहीं होगी। तो जो पहला टेस्ट मेथड में लिखने लगा हूँ वह चेक एज का, ठीक है, चेक एज यूनिट टेस्ट है आगे, जो कि रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो मैं जिसको चेक करूँगा रिटर्न ट्रू वाला आपको, जैसे मैंने बताया था हर रिक्वायरमेंट्स का आपने नेगेटिव भी चेक करना है, तो रिटर्न ट्रू के हिसाब से हमें इसको चेक कर लेते हैं, डिप्लॉय टू ऑल करते हैं। अब यहाँ पे आपको कम्बिनेशन यूज़ करना है जिसको मैंने बताया था ट्रिपल ए, आई होप कि आप भूल चुके होंगे। तो इसमें जो पहला हमें ए नज़र आएगा उसको हम कहते हैं जी ट्रिपल ए का। तो पहला जो इसमें ए नज़र आएगा जिसको हम कहते हैं जी अरेंज, इसमें हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोगों ने जो यहाँ पे वर्किंग करनी है वो ये है कि अभी मैं उसका करके दिखाता हूँ इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला काम। दूसरे नंबर पर अब हमें यहाँ पे जो लेके जाना है वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड ए, जिसमें आप लोगों ने एक्ट करना है, और थर्ड नंबर पे आप लोगों ने जो ए है उसमें आपने असर्ट करना है। तो ये तीन किस्म की चीज़ें हैं जो अभी आप एक्ट में हमें नज़र आएगा कि बेसिकली कि ये जो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ तो इसमें आप लोगों ने मेथड कॉलिंग या जो भी जिसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म करनी है वो इस किस्म की तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले जो ए है वह जी एक्ट अरेंज वाला, तो जिस क्लास का हम लोगों ने यूनिट टेस्ट लिखना है उस क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़। अच्छा, अब आप देखें इसका नाम एम्प्लॉय है, ये देखिए एम्प्लॉयज़ का नाम है क्लास का, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें ये एम्प्लॉय एक्सेसिबल नहीं है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नहीं लिख सकता। अब इसमें इशू क्या है कि मैं जैसे इसको लेके चलूँगा, जो ये आप जरा देखिएगा, ये आपसे स्टब ड्राइवर जो आपसे कह रहा है कि जनरेट, ठीक है, क्लास जनरेट क्लास क्लास तो कोई भी नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस पर मूव करते हैं। अच्छा, किस में टेस्ट को रेफरेंस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम एक रेफरेंस ऐड करते हैं। तो इस रेफरेंस में एम्प्लॉय मॉड्यूल का रेफरेंस हम ऐड करेंगे, ओके करेंगे, तो दैट विल बी बेटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूजिंग एम्प्लॉय मॉड्यूल, ये ले, अब मैं दोबारा जाके इसको एम्प्लॉय को लिखता हूँ। अब आप देखिएगा कि वो एम्प्लॉय यहाँ पे नज़र आ चुका होगा। अब मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ दो टाइप के हैं, एक तो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेते हैं। एक मैं एज कहता हूँ 20 ईयर, ठीक है, तो ये पहला हमारे पास आ चुका जी, पहला ए जिसको हम कहते हैं अरेंज, तो हमने ये इसके थ्रू अरेंज कर लिया चीज़ को। ठीक है, तो ये पहला जो है मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो पहला अरेंज हो चुका है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर हम लोगों ने ज़रा गौर कीजिएगा, इसी के अंदर हमने एक्ट भी कर दिया, कैसे, हमने इसको वैल्यू भी पास कर दी है इसको। ठीक है, इसी में हमारे पास वो जो दूसरा अरेंजमेंट भी आ चुकी है। अब हमने इस मेथड के अंदर मूव करूँगा, तो मैं हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि इंटीजर, इंटीजर तो नहीं, बूलियन रिटर्न करेंगे इनफैक्ट, तो बूल फ्लैग इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा जनाब, अब ऐसा कीजिएगा कि आप असर्ट असर्ट डॉट और इक्वल के थ्रू मूव करेंगे। अच्छा, चूँकि हमने इस पर काम करना है असर्ट डॉट और इक्वल, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसी पे काम। असर्ट डॉट और इक्वल पे मूव करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड हम उम्मीद करते हैं कि हियर शुड बी ट्रू। ठीक है, एक्सपेक्टेड हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्या आया,
एक्चुअली हमारे पास वो क्या आ चुका है, ज़रा इसको अगर देखने की कोशिश करें तो जनाब वो एक्चुअली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ज़रा ये देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये है जो चेक एज का मेथड जो हमने यहाँ पे कॉल करना है, ये वाला। तो इस मेथड के थ्रू हम यहाँ पे इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि फ्लैग बूल फ्लैग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके थ्रू हम जो चेक एज है उसको कॉल करते हैं और उसको वैल्यू जो अभी हमने ऊपर 20 पास की थी वो पास करेंगे। अच्छा, अगर ये काम करना तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये बन जाती है कि हम यहाँ पे एक जो कंस्ट्रक्टर वो भी लिख दें जो कि सिंपल कंस्ट्रक्टर हो जिसके वैल्यू हम कोई पास ना करें। ठीक है, तो इसके लिए जनाब मैं इसको यहाँ से 20 को रिमूव करता हूँ, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इस मामले में। ठीक है, तो अच्छा चेक एज को दोबारा जानने की कोशिश करें। चेक एज में हम अगर मैं इसको देखिए इस मामले तो हमारा वो काम सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ। सर ऑफिसर सर जी फिलहाल तो चाय पी के आए हैं, तो आधा घंटे बाद कुछ शुगर मिला कर सकते हैं। सर मैं ना एक रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं बेसिकली ओरिजिनल जो है पहले उसी के साथ इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अब हम इसको इसके थ्रू एज पास करेंगे, इसके थ्रू एज पास करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कि जो फ्लैग जो आपको पास हुआ ये वाला फ्लैग, ये जो मैंने बेसिकली अब ये जो मैंने काम किया ना, इस काम को मैं यहाँ पे हम कहेंगे एक्ट, जो एक्ट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा था वो ये वाला पोर्शन है, एक्ट वाला। ठीक है, और ये जो पहला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इन्वायरमेंट क्रिएशन का प्रोसेस था हमारे पास। अच्छा, अब हमने आना है असर्ट वाले पोर्शन पे, 3rd नंबर पर। असर्ट का पोर्शन जो काम कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इसको चेक करना है जी क्या कि हमारा ये काम बना कि नहीं बना। ठीक है, तो उसके लिए जनाब आप सिंपली क्या करें, चूँकि 18 से बड़ा है तो इट शुड रिटर्न ट्रू। तो उसके लिए आप टेस्ट पे जाएं, रन पे जाएं, तमाम टेस्ट केस को रन करें। इट शुड बी ग्रीन अगर ये टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट केस अगर ऐसे ही करेगा, ये ले। अच्छा, क्या होगा अगर डेवलपर ने यहाँ पे गलती की होगी। गलती का मतलब है जहाँ ट्रू करना था उसने इसको फॉल्स कर दिया, जहाँ फॉल्स करना था उसने इसे ट्रू कर दिया। मतलब डेवलपर ने गलती से ही काम कर दिया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। रिक्वायरमेंट कहती है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो रिटर्न ट्रू, एस रिटर्न फॉल्स। अब उसने इसको रिवर्स कर दिया, उलट कर दिया, गलती होगी उसे। उसने कहा कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है रिटर्न फॉल्स। अब इसको रन करते हैं। अब आप देखिए इनका यार ये जो टेस्ट गलत है, अब ये बता रहा है कि इसका एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस पे वो गलत है। अब हम उसके रेफरेंस पे जाएंगे तो जनाब वापस आते तो अब आप देखें डेवलपर को पता लग गया भी यहाँ पे हमारे किसी बंदे ने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने से बाद उसका जो मेरा आर्गूमेंट पास नहीं हुआ है, इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता लगेगा कि तुम्हारे अगेंस्ट में एक चेक एज यूनिट टेस्ट का केस लिखा गया है जो रिटर्न ट्रू करता है, 55 मिली सेकेंड में वो एग्जीक्यूट हुआ है, ये इसमें प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, अब डेवलपर को डायग्नोज हो गया उससे गलती हो गई है, उसने अब ठीक करने की कोशिश की, उसने कहा ओहो को मैंने गलत कर दी। अब इसको ठीक किया, इसको रिटर्न ट्रू कर दिया, इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया। अच्छा, अब उस इस सर पे नहीं बैठा रहेगा कि जनाब टेस्टर को बताया कि इसको दोबारा ठीक करके मैंने ठीक कर दिया तुम रन करो, वो नहीं करेगा। अब वो यहाँ से सिंपली क्या करेगा, इसको रन ऑल करेगा। जैसे रन ऑल करेगा तो अब इसके अगेंस्ट में आप देखिएगा कि डेवलपर को पता लग गया कि आपका ये टेस्ट केस पास हो चुका है। अब उधर भी जाके देखें तो ये भी पास हो चुका है। अच्छा, ये तो था अगर हम इसको मूव करते हैं व्हाट विल हैपन। अगर हम दूसरे जो एम्प्लॉय है, दूसरा एम्प्लॉय का मतलब है जो पैरामीटरलेस को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं उसके थ्रू आते हैं। तो इस मामले में अब हमें यहाँ पे जो एक्ट वाला काम करना होगा उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू भी पास करनी है। तो एम्प्लॉय डॉट सेट एज को मैं कॉल करता हूँ और इसको हम यहाँ पे 20 पास करते हैं। तो जैसे इसको 20 पास करेंगे, इसके साथ जनाब अब दोबारा इसको रन करते हैं टेस्ट ऑल को। तो अब आप देखिएगा जनाब ये शुड बी ग्रीन।
लेंगे। तो ये 2 मेथड्स के साथ ये सारा का सारा चीज़ें एप्लीकेबल हैं जावा के अंदर, बाकी सब चीज़ों के अंदर। आई होप कि अब ये आपने इस कॉम्बिनेशन को नहीं भूलना। आई होप इंशाल्लाह आप हर किस्म का टेस्ट केस लिख सकते हैं मोटा बिजली। तो मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ ये जो विजुअल स्टूडियो है, और वापस आते हैं जी आपके एग्जाम्पल की तरफ, एक्चुअली स्लाइड्स की तरफ। तो ये था जी हमारे पास टेस्टिंग वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। तो हमने सिस्टम को इनपुट देनी है और देखना कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके लिए आउटपुट देख लेनी है। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स का पार्ट था। तो मैं सारी नहीं लिख रहा, जो कुछ चीज़ें हमने रिवाइज की हैं, जो जिस पे ज़्यादा फोकस हमारा करना है वो ये वाली है। उसमें से पहली एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, फिर इक्वल्स क्लास टेस्टिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, डिसीजन टेबल्स है, पेयरवाइज टेस्टिंग है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है। तो 6 टेस्टिंग टेक्निक्स पे हमने फोकस किया है, और 6 ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करनी होगी इस फोकस में। एग्जॉस्टिव टेस्ट में क्या है कि हर इनपुट वैल्यू स्पेस, अगर फर्ज करें, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की एज है 1 से लेकर 100 तक, तो आप 1 to 100 तक सब के सब टेस्ट केस लिखेंगे। तो ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें कवरेज ज़्यादा मिल गई, क्योंकि हर इनपुट स्पेस के बेस में टेस्ट केस कवर कर लिया है। लेकिन इस पर एक इशू भी आ गया। अब इशू इसमें क्या आया कि नंबर ऑफ टेस्ट केस बढ़ गए। अब हम इसको मैनेजेबल करने के लिए हमने क्या कि इक्वल्स क्लास लिखी। इक्वल्स क्लास आपसे क्या कहती है, अगर तो ये रेंज है, जैसे आपने देखा 1 to 100 की रेंज है, तो वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि यहाँ पे 3 क्लासेस क्रिएट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रू फॉल्स है, फिर 2 क्लासेस क्रिएट होंगी। अगर वो कोई रेंज नहीं है तो फिर भी 2 क्लासेस क्रिएट होंगी, एक वैलिड एक इनवैलिड। अच्छा, तो इस मामले में हमारी जो पहली वैलिड क्लास होगी वो आ जाएगी 1 to लेकर 100 तक। ये हमारे पास आ जाएगी वैलिड ईसी। ईसी का मतलब इक्वलेंस क्लास। तो ये हमारे पास पहली वैलिड ईसी आ चुकी है। और 2 हमें, चूँकि ये एक रेंज है, तो इसलिए हमें 2 इनवैलिड ईसी चाहिए। तो वो तमाम ईसी जिसका आ जाएगा लेस देन 1, और वो तमाम ईसी जो ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 100 होगी, सॉरी। तो ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से जब हम, अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू इसमें से फर्स्ट करें 1 और 2 वैल्यू इसमें से टेस्ट कर लेंगे, 1 और 2 वैल्यू इसमें से टेस्ट कर लेंगे, 1 एंड 2 वैल्यू इसमें से टेस्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टेस्ट केस रिड्यूस हो जाएंगे, और हमें वो सब के सब चीज़ें यहाँ पे आइडिया भी हो जाएगा। अब इस दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, हमने कहा था हर रिक्वायरमेंट्स के नेगेटिव ऑप्शन भी चेक करनी। तो अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वाले भी इसने कवर कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर कर ली। अच्छा, थर्ड नंबर पे आई थी कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब उसमें क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के रूल के मुताबिक वो ये रूल है कि अब आप ये काम करें कि ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स हैं वो सिस्टम की बाउंड्रीज पे होते हैं, इनपुट की बाउंड्रीज पे होते हैं। अब हमने क्या कहा, हमने कहा जी कि आप ऐसा करें, एक इनपुट लें जो एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1। एक इनपुट लें जो एग्जैक्ट बाउंड्री से नीचे है, वो बन जाएगी 0। और एक इनपुट लें जो एग्जैक्ट बाउंड्री से एक स्टेप आगे है, तो वो बन जाएगी 2। अब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर वैल्यू वो 100 है, इंक्लूसिव है, इसलिए मैं 100 लगा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगी 99, और यहाँ से ये हमारे पास आ चुकी होगी जी 101। तो इस तरह से ये 3 इनपुट ये वाली और 3 इनपुट ये वाली, तो ये 3 टेस्ट केस हमारे पास 2 टेस्ट केस बन चुके हैं, जो जिस हर टेस्ट केस के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम इन 6 इनपुट के ऊपर टेस्ट कर लेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर की बाउंड्रीज के हिसाब से टेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये था जी हमारा पहला वाला पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने इक्वल्स क्लास को देखा, उसमें इक्वल्स सॉरी एग्जॉस्टिव टेस्ट को देखा, इक्वल्स क्लास को देखा, बाउंड्री वैल्यू को देखा। तो इसका इंप्रूवमेंट ये है, और इसके इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा, इसकी जो बाउंड्रीज है, तो वो अगर आप बाउंड्री वैल्यू काम करना चाहते हो तो इसी के बगैर वो पॉसिबल नहीं, इक्वल्स क्लास के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जो पहला वाला पोर्शन है वो कम्प्लीट हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने ये इसमें देखा वो ये था, सोच चुका जी, नथिंग स्पेशल। डिसीजन टेबल का कोई क्यूरीज आपके ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा पेयर वाइज टेस्टिंग की है, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ आपको इनके थ्रू मूव करने की। अच्छा, अब ज़रा आपने गौर करना वो ये है कि डिसीजन टेबल हमारे पास है, तो इसमें जनाब आपने ये कब यूज़ करना है, देखें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने कोई फ्रूट लेना है ना, तो आप उस फ्रूट को हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। मोबाइल लेना, हर मोबाइल को हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करनी कि किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो उस एक चीज़ के लिए जनाब जो हमें सबसे पहले फोकस करना है, वो हमने डिफरेंट किस्म के सॉफ्ट टेस्ट केस लिख के देखे हैं। डिसीजन टेबल हम कब टेस्ट करते हैं, जब बिजनेस रूल्स की टेस्टिंग करनी होती है।
जैसे अभी हमने कहा एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो बिजनेस रूल्स हैं वो डेफिनेटली कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और वो मल्टीपल हो सकते हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड अभी आप देखें कि हमने जितने भी काम देखे वो कॉम्बिनेटरी टेस्टिंग है, मतलब उसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल है MS वर्ड के एग्जाम्पल बार बार देता हूँ मैं कि अब हम देखना चाहते हैं कि एक जो अच्छा पहले हमने देखा सिर्फ इटैलिक करता कि नहीं करता, बोल्ड करता कि नहीं करता, अंडरलाइन करता कि नहीं करता, ये 3 अलग अलग टेस्ट हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि एक टेक्स्ट बोल्ड भी हो सकता है, इटैलिक भी हो सकता है, अंडरलाइन भी हो सकता है। अब ये कॉम्बिनेशन आना शुरू हो गया, तो जब कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हमें डिसीजन टेबल्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अब डिसीजन टेबल्स के लिए आप लोगों ने सिंपली करना है क्या है कि हमें सबसे पहले कंडीशन चाहिए। कंडीशन का मतलब है वो बिजनेस रूल्स जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। एग्जाम्पल है हम कहते हैं कि या तो किसी बंदे ने मास्टर्स किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड वाला है MS एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये एंड वाला ऑपरेटर है तो फिर हम आपको लेक्चर तौर पर हायर कर लेंगे, यूनिवर्सिटी आपको लेक्चर तौर पर हायर कर लेंगे। तो ये एक कंडीशन है। तो कंडीशन की आउटपुट क्या है, एक्शन क्या है कि यू विल बी हायर। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर आप PhD हो और आपके पास भले कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आप फिर भी लेक्चर के लिए हायर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपसे क्या कहती है, अगर आपके पास PhD है और आपके पास 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हायर हो जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन कंडीशंस को भी देख रहे हैं हम लोग और साथ में इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट देख रहे हैं, और इसका रूल है, रूल का कहता है कि इन दोनों को ऐड करना है कि और करना है, वो बट जो भी रूल्स हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग हमारे लिए एक वंडरफुल टूल है जिसके साथ हम काम करेंगे। डायरेक्ट आई तो ये अब आप देखिए इसमें जो पहला आपको इससे नजर आ रहा है, दीज आर दी कंडीशन। कंडीशन जो अभी जो आपके बिजनेस कंडीशंस हैं, अभी हमने कंडीशन हमारे पास क्या क्या थे, नंबर 1 तो आपकी क्वालिफिकेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, दीज आर कंडीशन। रूल बता रहे थे कि आपकी हायरिंग कैसे होगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप MS हो और 5 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप लेक्चरर होंगे, तो दिस इज़ अ रूल। तो वो रूल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इन रूल के अगेंस्ट में अब हमारे पास एक्शन क्या है कि या तो हम हायर होंगे या हम हायर नहीं होंगे। तो वो हमने वो चीज़ लिख दी, एक्शन किया था। तो ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिसीजन टेबल टेस्टिंग आ जाती है जो अभी आपके सामने है। ये वो एग्जांपल है जो मेरे ख्याल में ट्रिकी सी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप इसको कर सकें, कर किया जा सके तो दैट्स इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। अब पहली कंडीशन आपसे कहती है कि एक प्रोग्राम जो कि 3 इनपुट्स इंटीजर को लेता है ABC, दैट मस्ट बी इंटीजर, तो इसमें 1 पॉइंट मार्क एक्सपेक्ट नहीं करते। अब ट्राइंगल होने के लिए ज़रूरी है कि A मस्ट बी B+C, मतलब B और C को इकट्ठा किया जाए तो उसकी जो A की वैल्यू वो C से लेस देन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि ये जो वो है कि इसी तरह A और C को इकट्ठा किया, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो एक साइड है, जो बाकी की 2 साइड्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से स्मॉलर होनी चाहिए। एक तो ये है। अच्छा, उसमें स्केलिन है, उसमें हमारे पास सेलिन है, उसमें इक्विलेटरल है। अच्छा, मैं इसको आइसोस्केलस कहता हूँ, आइसोसेलिस इसका बेसिकली नाम है, लेकिन मैं जस्ट वो इतना ज़्यादा सी से बचने के लिए ना, क्योंकि वो शोर करेगी इसमें, तो मैं इसको आइसोस्केलिस कह देता हूँ आसानी के लिए, लेकिन आइसोसेलिस इसका सही नाम है। तो एनीहो, इक्विलेटरल होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। आइसोस्केल्स का मतलब है कि इसमें 2 साइड्स बराबर होने चाहिए। स्केलिन होने की जरूरी है कि इसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। तो अब हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ इम्पॉसिबल कंडीशन भी आ जाएंगी। वो इम्पॉसिबल कंडीशन क्या आ जाएगी कि A इक्वल टू B, मैं कहता हूँ कि A बराबर है B के, B इक्वल टू C। आज इक्वलिटी राइल ये कहती है कि अगर ऐसा है तो C और A भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इनपुट देता हूँ। मैं कहता हूँ A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू भी 5 है। अब A और B की वैल्यू 5 है, दोनों इक्वल है ना। अब B और C को इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि वो भी 5 हो, C भी 5 हो। तो लेकिन आपके पास एक कंडीशन आ रही है जो वो कह रही है कि नहीं A और C बराबर नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 5 नॉट इक्वल टू 5? तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता जो अपनी बात की है। तो ये वो चीज़ है जो अब हम पैरामीटर को लेके चलेंगे। तो ये जी हमारे पास कंडीशन। तो पहली कंडीशन कहती है कि वो ट्रायंगल बनती कि नहीं बनती, ये इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं। ट्रायंगल बनने का मतलब है ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला। तो इसके पर्सपेक्टिव से 2 रेज़ टू पावर n आपको पता है वो उसमें काम करेगा। तो इसमें एक लंबी सी साइन होगा,
जिसमें हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बस 6 कंडीशन है, 2 रेज़ टू पावर 6, तो आप समझ सकते हैं कि 64 इसमें कैसे आएंगे। तो अब इसको स्क्वीज़ कैसे किया होगा वो मैं स्क्वीज़ वाली फॉर्म आप डेफिनेटली आपको सब चलना है। वो जो पहली स्क्वीज़ आपको नजर आएगी वो ये है कि अगर ये वाली कंडीशन ही वायलेट हो गई, मतलब ए की वैल्यू बी प्लस सी से नीचे नहीं, तो उसके नीचे क्या कुछ लिखा है हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, देखना मकसद नहीं कि डोंट केयर हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से ये डोंट केयर हमें यहाँ भी चाहिए, इसी तरह से ये डोंट केयर हमें यहाँ भी चाहिए। जो पहले 3 हिस्से में नज़र आ रहे हैं वो इसके पर्सपेक्टिव से, अगर इनमें से कोई एक भी एंड वाला हिस्सा है तो आप उससे आगे देखेंगे नहीं। तो तकरीबन तकरीबन आपकी काफ़ी ज़्यादा तो यहीं से कवर हो गया, ठीक है। अब जो बाकी का हमारे पास बच रहा है इसको देखते हैं। इसमें इसको देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, तो इस केस में मतलब तीनों के तीन नो केस में जो एक्शन क्या कहता है, एक्शन कहता है या जो ट्राइंगल हो नहीं सकती, हियर मस्ट बी क्रॉस। मैं आपको बताऊँ ये इसे रूल है क्रॉस लगाना। तो ये है कि ट्राइंगल हो ही नहीं सकती। तो ये पहले जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ये है कि ट्राइंगल हो ही नहीं सकती अगर इनमें से कोई एक भी नो में चला जाएगा। तो ये तो हमारी पहली कहानी समझ आएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप गौर कीजिएगा, वो ये है कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा था वो क्या है कि देखिए अब ये चीज़ आपको बता रही है कि क्या ए बराबर है बी के। अगर ए बी के बराबर है और आप अगर नहीं बराबर, क्या बी सी के बराबर है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो कौन सी ऐसी ट्राइंगल, मैं वापस जाता हूँ। तो एक ट्राइंगल है जिसको अब आपको नज़र आ रही है, वो ये कहती है कि इसमें तीनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होती ये वाली। तो अगर तीनों वैल्यूज़ बराबर, दैट मस्ट बी स्केलिंग। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये स्केलिंग वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे क्योंकि तीनों साइड्स बराबर नहीं है, ये नहीं। इसलिए जनाब ये इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास है। अच्छा, फर्दर इसमें क्या होगा, अब आप नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इन तीनों में खास बात देखें, आइसोसेलेस होने के लिए ज़रूरी था कि वो कह रहा है कि ऐसे है कि टू साइड बराबर हैं। मैंने क्या कहा था, आइसोसेलेस क्या है कि इसमें टू साइड बराबर होती है, ए इक्वल टू बी। अब आप देखें ए इक्वल टू बी कहाँ पे है, लेकिन बाकी साइड बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब बी शुड नॉट इक्वल टू सी। ठीक, एक चीज़ आपको यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है, ये देख लें। दूसरे नंबर पे ए एंड सी इक्वल है, ठीक है। अब देखें ये टू साइड्स बराबर है, ये बता रहा है कि बाकी साइड्स बराबर नहीं है। हमें कोई दो साइड्स बराबर चाहिए, बाकी बराबर नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे यस है, तो ये चीज़ गलत होगी। अगर कोई एक मतलब यहाँ पे नो होता तो हमारी कहानी चल जाती है। अब दूसरे नंबर पे वो ये इसको देखें, वो कह रहा है कि जी टू साइड्स इक्वल हैं, बाकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी कहानी फिट होगी। अब तीसरे नंबर पे इसको देख रहे हैं कि बी इक्वल टू सी है कि नहीं, तो अब आप यहाँ पे देखें कि टू साइड्स आर इक्वल, बाकी साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसलिए जनाब हमने कहा कि इन तीनों केसेस के अंदर आइसोसेलेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ये जनाब हमें इसका नज़र आ गया। अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के लिए वो क्या है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे आ गए थे आइसो इसके ऊपर। जब इक्वल होंगी तो अब आप देखिए बाहर ये साइड है जिसमें तीनों की तीनों साइड्स आपके पास इक्वल आ रही हैं, तो इसलिए जनाब हमने कहा जी कि ये इक्वलेटरल है। अब हमारे पास ये भी आ चुका, नो ट्रायंगल भी आ चुकी है, सेंस भी आ चुकी है, आइसोसेलेस भी आ चुकी है, इक्विलेटरल भी आ चुकी है। अब रह गई इम्पॉसिबल वाली कहानी। अब आप ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इम्पॉसिबल बन रही है। इम्पॉसिबल का मतलब है जहाँ पे टू साइड्स तो इक्वल हैं, मतलब एग्जांपल ए इक्वल टू बी बट ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी बट सी नॉट इज इक्वल टू ए। अब ज़रा इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, ये कह रहा है ए बी के बराबर है, हमने कहा जी है। उसे कहा ए सी के बराबर है, हमने कहा है। उसे कहा लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, तो हो सकता पॉसिबल है, ये किस तरह पॉसिबल चीज़ हो सकती है। अब हाँ, आपने डायग्नोज करना है वहाँ पे जहाँ पे टू साइड्स तो यस लिखा, एक साइड पे नो लिखा आ जाए। अब देखिए यहाँ पे टू यस है, एक नो है। अब यहाँ पे देखें टू यस है, एक नो है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें और आपके पास ना यहाँ पे टू यस है और एक नो है। इन पर्सपेक्टिव से जनाब हमारे पास ये सारी की सारी जो आ जाएंगी वो इम्पॉसिबल आ जाएंगी। हाउ इज इट पॉसिबल होने से ना, 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 एंड 5 नॉट इक्वल टू 5, ये किस तरह पॉसिबल है। अच्छा, ये तो तब था कि जब हमारे पास कुछ इस तरह चलेगी, लेकिन अब अगर हमारे पास इनपुट पैरामीटर चेंज हो, देखिए अब यहाँ पे क्या था कि एक कंडीशन थी C1, उसके आगे ट्रू या फॉल्स ही होना था, उसमें C2 ट्रू एंड फॉल्स होना था, C3 ट्रू एंड फॉल्स होना था। तो सारी ऐसी के साथ टू रेज टू पावर हमने एंड कर लिया। लेकिन जहाँ पे मैं कहता हूँ C1 है, उसकी आगे ऑप्शन आ जाएंगी 3। जो C2 है उसकी आगे ऑप्शन हो सकती है 2,
और जो C1 है उसकी आगे ऑप्शन हो सकते हैं जी 4 या 5 कुछ भी। तो इस मामले में ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इनपुट सिमिलर नहीं है, तो इस मामले में 2n वाली कहानी नहीं चलती। तो फिर इस मामले में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये डिसाइड करेंगे इसमें कितनी इनपुट कंडीशन होनी चाहिए। तो 24 है जी इस मामले में, ओके। बाकी ट्रूथ टेबल वही बनेगा जैसे आपको पता ही है। अच्छा, अब आप देखें, हमने इन जगह के ऊपर ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं पास की, हमने ट्रू फॉल्स के साथ बताया। जब टेस्ट केस लिखेंगे तो उनकी जगह पे हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज़ पास कर देंगे। तो टेस्ट केसेस में इसका रूल क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगी इनपुट कंडीशंस, इनपुट बन जाएगी, रूल बन जाएंगे टेस्ट केसेस, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, और ये हमारे पास आ जाएंगी एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये इन तीन का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास वो बन जाएगा कहानी। तो मैं भी देख, ये हमारे पास है, जैसे मैंने अभी कहा कि जो कंडीशंस हैं दीज विल बी क्या थी, इनपुट, ये हमारे पास इनपुट बन जाएंगे। एक्शन हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएंगे, और जो रूल्स हैं, ठीक है, और जो रूल्स हैं ये हमारे पास टेस्ट केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जो इनपुट कंडीशन थी वो हमारे पास इधर आ गई इनपुट्स, जो एक्सपेक्टेड आउट, जो सारी सारी इधर आ चुकी हैं। एक्शन हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुकी हैं, वो जो ऊपर रूल लिखे थे वो हमारे पास यहाँ पे वो आ चुकी है, इसके TC1, TC2, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। अब इन्हीं के केस में टेस्ट केस लिखने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें देखें एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या क्या है, ये कि ट्राइंगल है कि नहीं है, आइसोस्केलिस है, इम्पॉसिबल है, जो भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये ए टेस्ट केस के साथ टेस्ट किया जा सकता था, इसको जरूरी नहीं कि इन सब पर टेस्ट किया जाए। अच्छा, अब कभी आपने गौर की 8 क्यों आ रहा है, मतलब अब मैं वापस जाता हूँ अगर आपके उसी के ऊपर, अब आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कितने रूल्स हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, अब ज़रा कहानी जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। 11, देखिए 11 कैसे आए, 11 कैसे आए थे, हमने तो इसको डोंट के रिप्लाई करके 11 पे लेके आए ना, ऐसे ही होगा ना। लेकिन बेसिकली जब आप जरा गौर करने की कोशिश करें, मैंने आपसे क्या कहा था कि अच्छा इसको सबको फिल कर दें। अब ज़रा गौर कीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पे, मैंने आपसे कहा जी कि आपने इस पर गौर करना है कि कैसे पता लगा कि इतने ही होने चाहिए। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, ट्राइंगल ना होने के लिए 3 टेस्ट केस हैं, और इम्पॉसिबल के 3 टेस्ट केस हैं, आइसोसेलेस के 3 टेस्ट केस हैं, और उसके बाद मैंने कहा जी एक इक्विलेटरल का है, और उसके बाद एक स्केलियन का है। तो 3 + 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 के साथ सॉफ्ट टेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ये 8 के साथ भी टेस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सोचिएगा, बड़ा आसानी के साथ इसका आंसर है। तो एनी हो ये कितना एडवांस है ना, फिलहाल नहीं समझ तो मसला नहीं है। तो ये जी आपका पहला। तो अब हमने अब टेस्ट केस में क्या करें, हम इसका डेटा प्रोवाइड करें। अब हम देखा है कि ऐसा करें नोट ट्राइंगल। तो नोट ट्राइंगल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होगा, तो फिर बाकी मैं नहीं करूँगा। नोट और ट्राइंगल होने के लिए ज़रूरी क्या है, या इसलिए मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाएगी, वो चीज़ें आपको पता ही है इस चीज़ की। अब आप गौर कीजिएगा, जो इक्विलेटर है उसको होने के लिए ज़रूरी है कि सारी की सारी इन साइड्स बराबर हो। तो अब हम देखें हमने टेस्ट केस 4 में क्या करने की कोशिश की है, इन तीनों को जो वैल्यूज़ पास की हैं, 5 5 5 कर सकते हैं आप, 10 10 कर सकते हैं, 1 1 कर सकते हैं, 2 2 कर सकते हैं, कोई भी ऐसी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने नोट ट्राइंगल क्या कहती है, वो कहती है कि ए लेस देन बी प्लस सी, ये पहली कंडीशन हमारे पास थी। तो अब यहाँ पे देखें, हमने इसको इम्पॉसिबल करने के लिए इसको वैल्यू दे दी है 4, 4 लेस देन बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2। तो ये हमारे पास बन गया 4 लेस देन है 3, तो ये तो गलत हो गया, 4 तो 3 से छोटा नहीं होता, तो हमने कहा ये ट्राइंगल ही नहीं है। तो इस तरह से जनाब अब मेरे हाल आप समझ सकते हैं कि आइसोसेलेस में क्या था, उसमें 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसको देखें, अब हमने क्या किया कि 2 और 2 और एक साइड चेंज कर दी, ठीक है। इसी तरह से हमने बाकियों को देखा है। आई होप कि अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि टेस्ट डेटा प्रोवाइड करने की, टेस्ट केस लिखने की टेस्ट डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है।
और ये अगेन यहाँ से चेक करें 11 टेस्ट डेटा या टेस्ट केस ही क्यों आए हैं। तो ये मेरे ख्याल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 11 ही क्यों आए हैं। तो आई होप कि इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है डिसीजन टेबल वाला, आई शुड रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। लीजिए आपका फेवरेट पेयर वाइज टेस्टिंग, जिसने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, बस लेक्चर लिया गायब हो गए थे, तो इस वजह से ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूँगा। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको बात में आ जाएगी। एनी और पे टेस्ट क्या है, सब चीज़ें आपको पता ही है। देखिए ये हमारे पास एक इनपुट है, अगर हम इसके ऑल पे टेस्ट केस करते हैं तो अब इसमें क्या क्या कम्बिनेशन आएगा। तो कम्बिनेशन नंबर 1, x1 को हम ले लेंगे, x1 इसके साथ टेस्ट होगा, इसके साथ टेस्ट होगा, और इस तरह से 100 ऑन करते करते हमारे पास ये आ जाएंगे 2, ये आ जाएंगे 2, ये आ जाएंगे 2। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल। अब आप देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ये बनने हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बन रहा है। ठीक है जी, ये है जी ऑल पे टेस्ट केस है जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट के कवरेज ज़्यादा हो रही है, लेकिन टेस्ट केस हमारे पास ज़्यादा, टेस्ट केस भी बढ़ गए हैं। अब ज़रा एक और चीज़ नोट कीजिएगा, अब इसमें हमारे फेवर में क्या है, जो इनपुट कंडीशन है एक्स वाई एंड जी, इनके जो साथ में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो दैट्स आवर फेवरेबल। तो जब मसलन एग्जाम्पल स्केयर मैट्रिक्स बनना चाहिए 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5, 6 बाई 6, ऐसा हो तो टेस्ट केस लिखना आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने क्या करना है कि मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके अगेंस्ट टेस्ट इफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, x1 को ले लें। x1 का जो पहला टेस्ट केस हमारे पास बन जाएगा, तो बन जाएगा जी x1, इसका कम्बिनेशन मिला देंगे y1 के साथ, और इसका कम्बिनेशन मिला देगा x2 के साथ। अच्छा रूल क्या कहते हैं बेसिकली, अब इसके पर्सपेक्टिव से अब हमारे पास जो टेस्ट केस लिखा गया है वो चूंकि जो पेयर वाइज टेस्ट है ना, तो x1 का पेयर बना y1 के साथ, y1 का पेयर बनना है जी, इनफैक्ट ये मैंने गलत कर दिया, ये जो ऊपर लिखा है ये x2 नहीं होना था, यहाँ पे z1 होना था, यहाँ पे z1, ये नहीं। अब आप देखिए x1 कंपेयर हुआ है y1 के साथ, y1 कंपेयर हुआ है z1 के साथ, इसी तरह से x1 कंपेयर हुआ z1 के साथ। तो अब हमने कोशिश करनी कि ये डुप्लीकेट ना हो, लेकिन कई जगह आप देखेंगे नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर सिमिलर ना हो तो ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट भी नहीं होंगे। अभी मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। दूसरे नंबर पे अब हमारे पास ये कम्बिनेशन चेक किया जा चुका है, मैं इसको लाइन लगा देता हूँ। अब दूसरे नंबर पे जनाब अब हम लेके आते हैं x1 को, x1 का कंपेयर करता हूँ जी मैं y2 के साथ, को y1 के साथ करूँगा तो वो पहले आ चुका है y2 के साथ। अच्छा y2 को अगर मैं चेक करता हूँ z1 के साथ, तो आप देखें y1 का, देखिए y1 और z1 टेस्ट हुआ है, y2 z1 टेस्ट नहीं हुआ, तो ये अलाउ है। लेकिन अगर मैं ये काम लिखता हूँ, फर्स्ट मैं लिखता हूँ, मैं z1 लिख देता हूँ। अब z1 लिखने से क्या हुआ, अब देखिए x1 z1 ऑलरेडी चेक किए जा चुके हैं, तो फिर वो रिपीट हो रहा है, x1 का कम्बिनेशन z1 के साथ टेस्ट हो रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ z2 करने से क्या होगा, अब आप देखें कि y2 z2 कम्बिनेशन पहले नहीं आया, x1 z2 कम्बिनेशन भी पहले नहीं आया, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट हमने इस पर जो वर्किंग की है वो x1 y2 एंड z1 कम्बिनेशन कर ली। अब आप देखें कि x का अपने साथ वाले के जितने भी लोग हैं सबके साथ कम्बिनेशन हो चुका है, टेस्ट केस लिखा जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया जिसके साथ टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं जनाब इसको करता हूँ जी अरेस, और ये हमारे पास कहानी आ गई जी इसकी x1 की। अब हम मूव करते हैं जी जिसको हम कहते हैं जी x2 की तरफ। अब हमने x2 का कम्बिनेशन देखना है, तो पहला कम्बिनेशन इसका ये बनता है x2 का y1 के साथ। मैं इसको करके दिखा दूँ पहले, थर्ड नंबर पे आ जाएगा जी x2 y1, x2 एंड y1।
अब आप मुझे बताएं कि क्या x2y1 पहले टेस्ट हुआ कहीं जगह पे? नहीं हुआ, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं इसको z1 के साथ टेस्ट करूं तो मैं लिख लेता हूँ z1। जैसे हमने इसको z1 लिखा तो अब आप देखें तो ये यहाँ पे पहले टेस्ट हो चुका है, y1 z1, अगेन वही आ रहा है y1 z1। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको y2 कर दूंगा तो इस पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास आ जाएगा जी y1 z2 टेस्ट नहीं हुआ, x2 z2 भी टेस्ट नहीं हुआ। अब आप देख लें x1 0 टेस्ट हुआ है, x2 z2 भी नहीं होता, लिहाजा ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो अब हम जनाब हम इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद जो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे आएगी वो ये है कि अब ये यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। अब जनाब ये हमने x2 y1 और z2 के साथ इसको टेस्ट कर लिया। अब बाकी रह गए y2 एंड z1 x के 2 के साथ कंपेरिजन करने के लिए। तो फोर्थ नंबर पे मूव कर दें। अब हमें क्या करना है, अब हम करने के x2 की हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज़ y2। ठीक है, अब आप देखें x2 और y2 ये पहले भी कम्बिनेशन टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। आगे मूव करते हैं तो x2 y2 हो चुका है। अब एक ही बची है वो z1, तो इसको हम टेस्ट करेंगे z1 के साथ। अब आप देखें कि x2 y2 z1 y2 z1 कहीं भी पहले नहीं आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें कि x2 z1 पहले नहीं आया, x2 z2 है, x2 z1 नहीं आया, लिहाजा ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बन गया, इसको कहते हैं पेयर बेस्ड टेस्टिंग। अब इसमें क्या क्या मुश्किल थी मुझे बता दें, जो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सके, प्रैक्टिसाइज नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा अब जहाँ पे आपने कहा जी कि सर कुछ चीज़ें डुप्लीकेट होना शुरू कर देती हैं, मैं आपसे वो भी शेयर कर लेता हूँ। तो अब आप जनाब मूव कर देते हैं, मैं सबको इरेज ऑल करता हूँ। अब आप देखिएगा, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास, ये मैं अगर इरेज ऑल करूँ और मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ये Z2 नहीं है, ये हमने क्रॉस कर दिया। अब इस मामले में Z1 भी नहीं है, अकेला Z ही है। चलो मैं Z1 कहता हूँ ताकि आप ये टेंशन ना लें कि सर जी अब Z कहाँ से आ गया। तो मैं इसको Z1 कहता हूँ, मैं Z1 है, Z2 नहीं है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा, क्योंकि 2/2 3/3 4/4 नहीं रह गया। अब इसमें क्या मसला आ रहा है, इसमें मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 1 कॉम्बिनेशन है। अब इनको कैसे हैंडल करना है? अब यहाँ पे चांसेस चांसेस क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब जरा उसकी तरफ भी आना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे जनाब जिसके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो x1। अब हम x1 का जैसे पहले कम्बिनेशन किया था वो कंप्लीट पहले ही आ जाएगा। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ चुका होगा जी x1, फिर हमारे पास ये आ जाएगा x1 के बाद जो कम्बिनेशन आ जाएगा वो आ जाएगा जी y1, और तीसरा कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा जी z1 का। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे हमारा जो यहाँ पे कम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा कि x1 y2। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या x2 y x1 y2 तो पहले रिपीट नहीं ना हो चुका। अब आप देखें वो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें इशू क्या है, तीसरा कम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा हमें। तो तीसरा कम्बिनेशन हमारे पास एक ही है, लिहाजा अब हमें यहाँ पे Z1 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि y1 एंड z1, y1 एंड z1, ये इसको और से देखिएगा। और मैं अगर इसको दोबारा रेज करूँ तो शायद अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना बच्चों वो ये है कि y1 एंड z1 एंड y2 एंड z, तो ये तो कम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा। जो रिपीट हो रहा है वो ज़रा अगर मैं इसकी तरफ आऊँ, जो रिपीट हमारे पास हो रहा है वो है कि ये ले, इसमें हमारे पास x1 z1 x1 z1 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, चूँकि मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैनेज करने के लिए करनी पड़ेंगी, अगर नहीं करेंगे तो ये पेयर कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा अब आगे मूव करते हैं। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास जब कम्बिनेशन चाहिए होगा वो क्या होगा, अब मैं ऊपर से इसको अरेज, अब हमें y2 को लेके चलेंगे। y2 का कम्बिनेशन देखना हमने y1 के साथ। अच्छा अब मैं कहता हूँ x2, अब हम करते हैं जी x2 और उसके बाद y1। अब आप देखें क्या x2 y1 रिपीट नहीं हुआ पहले कहीं पे, x2 y1। तो आप देखते हैं कि x2 y1 कहीं भी रिपीट नहीं हुआ ऊपर, तो लिहाजा ये एक्सेप्टेबल है। ये y1 लिखा हूँ इसमें मैं x2 y1 कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, तो साथ में z1 भी आ जाएगा।
ठीक है। अब मैं आपको पूरा इसकी आउटपुट दिखा दूँ फिर, लेकिन आप देखिए टेस्ट केस 4 ही बने हैं जैसे लास्ट टाइम बने थे। बेशक पेयर डुप्लीकेट हुए हैं तो नंबर ऑफ टेस्ट केस फिर भी रिड्यूस ही हुए हैं ना। पहले तो हमें 8 चाहिए थे, अब 8 तो फिर भी नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम आ जाएंगे x2 y2 और फिर हमारे पास एक ही x2 y2 एंड z1। अब मैं आपको तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ उन चीज़ों की तरफ जो कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट हुई हैं। ठीक है, उसको मैं इसका ले लूँ। अब आप देखिएगा कि अगर मैं साथ वाले कॉम्बिनेशन को ले, मतलब एक्सट्रीम वाली कॉम्बिनेशन में फोकस नहीं कर रहा, वो आप समझ चुके हैं। अब आप देखें y1 z1 एंड y1 z1। इसी तरह से आप आगे मूव करके जाएं ज़रा, उसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसमें कहते हैं y2 एंड z1। यहाँ पे देखिए y2 एंड z1, ये एक एक टाइम डुप्लीकेट हुआ है। इसी तरह से आप देखिए एक पेयर डुप्लीकेट हुआ, इसलिए कि पेयर कंप्लीट करने के, जैसे मैंने कहा x1 z1। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 z1 x1 z1, यहाँ पे देखिए x2 z1 x2 z1। तो ये हम इसको कंपेयर करने के लिए हम, लेकिन फिर भी देख लें, ये काम करने के बावजूद भी हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केस मैक्सिमम 4 ही आए हैं, फिर भी 8 नहीं हो गए। तो ये था जी पेयर वाइज टेस्टिंग। अब इसमें क्या चीज़ मुश्किल थी, अब खुद से सोचें जरा आप, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे नहीं हो सकी। तो अब मैंने वो जो ब्राउजर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला काम किया था, उस पर इसको अप्लाई करके देखें, आई एम डैम श्योर इंशाल्लाह बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस करके देखें ना, प्रैक्टिस करें चीज़ों की, कुछ भी इसमें मुश्किल इसमें ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। ओके जी, आखिर में थी स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। इसमें क्या थी, स्टेट चाहिए थी एक, मतलब आप इस वक्त करंट कहाँ पे है, आपकी करंट सिचुएशन कहाँ है जहाँ से आपने आगे मूव करना है। कोई इवेंट आया और आपने उस इवेंट के अगेंस्ट में आपने एक्शन लिया, और आपका एक्शन क्या होना है, आपने किस स्टेट से किस स्टेट पे जाना, उसके लिए आपको ट्रांजिशन चाहिए। ठीक है, वो ट्रांजिशन के साथ हम चलेंगे। तो ये हमने एक मेड स्टेटबल एग्जांपल देखी थी। तो मेरा ये आपको समझ आ गई थी कैसे मैनेज ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन आप मुझे कर रहे हैं बार बार, वो ये है कि इसके टेस्ट केस लिखने। देखिए जिसके टेस्ट केस लिखेंगे 4 मेथड है। जो पहला तरीका टेस्ट केस लिखने का वो ये है कि आप यहाँ पे इस तरह से टेस्ट केस लिखें, नंबर 1 कि सारी की सारी स्टेट्स कवर हो जाए, स्टेट्स कवर हो जाए सारी की सारी। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, तो जब हम स्टेट्स कवर करेंगे तो इसमें मैक्सिमम ट्रांजिशन कवर नहीं होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, सारे के सारे एज कवर कर लें, जिसको हम इवेंट्स कहते हैं, जो हमारे पास आ रहा है इवेंट्स कवर कर लें। फिर क्या कहता है कि सारे के सारे जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वो सारे के सारे लूप्स कवर करें। लूप में वही प्रॉब्लम है, ए टू बी, बी टू सी, ए टू, दोबारा रिपीट 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 होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो फोर्थ नंबर पे हमने देखा तो ये था कि सारी की सारी ट्रांजिशन कवर कर लें। अब ट्रांजिशन के हवाले से ज़रा इस पर काम करने की कोशिश करते हैं ज़रा हम। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, मैं जनाब इस सबको अरेज करता हूँ। अरेज करने के बाद अब देखें सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन जो कंप्लीट है वही ये ट्रांजिशन थी। अब हम स्टेज पे फोकस नहीं कर रहे, जो एरोज़ हैं इन पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जी ये आपको इधर ले आई, उसके बाद ये आपको इधर ले आई, और फिर ये आपको सिस्टम से आखिर पे ले गई, ये ले गई। जो दूसरे नंबर पे हम जो ट्रांजिशन कवर करने की कोशिश करें वो ये है कि आप यहाँ से इधर को गए, इधर से फिर इधर को गए, और यहाँ से फिर आप इधर को गए, और इधर से फिर आप इधर को आ गए, ये लें। जो तीसरी ट्रांजिशन है मैं कहता हूँ वो ये है कि आपने शुरू से किया, इधर को मूव किया, पेड से गए, पेड से कैंसिल बाई कस्टमर पे आ गए, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम चले गए वो ये है कि आप यहाँ से मूव किया आपने पेड पे, मेज पे कैंसिल बाई कस्टमर पे मूव कर गया, और आखिर में जो जिस स्टेट को हमने कवर करना है वो ये है कि आप मेड पे गए और यहाँ से आप बाहर आ गए। अब आप देखें यहाँ पे जितनी भी एज जो ट्रांजिशन थे हमने कवर कर लिया, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, ये टेस्ट केस लिखने से अब आप देखें सारे के सारे ट्रांजिशन भी कवर हो गई है, सारी के सारे स्टेट्स भी कवर हो गई है, सारे के सारे इवेंट्स भी कवर हो गए, सारे के सारे एक्शंस भी कवर हो गए। तो ये था जी हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में है कि अब इसका इसका अब हमने टेस्ट केस कैसे लिखना है। तो टेस्ट केस के लिए आपने एक टेबल क्रिएट करना है। वो टेबल आपसे क्या करेगा, वो टेबल अब ये करेगा कि आपने बताना कि इस वक्त करंट स्टेट क्या थी, उस करंट स्टेट पे कौन सा इवेंट आया, कौन सा आपने एक्शन लिया, और आप किस स्टेट में चलेंगे। बस ये एक टेबल है फोर का, जिसको आपने फिल करना है। एग्जाम्पल है जी, अब आप देखें यहाँ पे थे आप नल स्टेट के ऊपर। नल स्टेट के ऊपर आपको जो इवेंट आया वो इवेंट क्या आया है कि गिव इन्फो। उसके साथ आपने एक्शन क्या लिया है कि स्टार्ट पे टाइमर, और आप जिस स्टेट पे चले गए हैं वो जी मेड वाली स्टेट। अब आप देखिए मैं इसको फिल करूँ, आप नल पे थे,
नल स्टेट से गिव इन्फो का इवेंट आया और उसने आपका स्टार्ट पे टाइमर किया और आप मेड स्टेट पे आ गए। इस तरह से आपने सबको फिल कर देना। तो इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल चीज़ थी? जो एग्जांपल है, मैं अब आपको टिकटर स्टेट पे जाकर मूव करता हूँ। ये देखें, टिकटर स्टेट पे आप हैं इस वक्त, यहाँ पे हैं। तो टिकटर स्टेट से क्या हुआ है कि आपका आपका आया जी ये वाला कैंसिल वाला, और आप चले गए कैंसिल बाय कस्टमर के ऊपर या किसी के ऊपर। अब आप जरा गौर कीजिएगा, टिकटर स्टेट के ऊपर ये है जी वो टिकटर स्टेट पे। तो नॉट अ बिग इशू, इसको फिल ही करना ना बेसिकली। तो कैन नाउ पेमेंट का मतलब है कि ये कस्टमर ने पे नहीं किया, यानी कैंसिल बाय कैंसिल नॉन पेमेंट की वजह से, इसका मतलब है। तो ये एक टेबल फिल करना है। तो इस ऐसे कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या है, इवेंट कौन सा आया, एक्शन कौन सा लिया और किस स्टेट पे चलेगी। अगर कोई एक्शन नहीं लिया उसको डॉट आउट कर दे। ये देखिए, ये डॉट आउट कर दे इस चीज़ को। बस ये जो डॉट आउट किया इसका मतलब है ये इसके बीच में भी और भी एंट्रीज हैं। ये जो डॉट आउट आपको नजर आ रही है सारी, कैरी ऑन वाला डॉट आउट है ये वाला। तो ये था जी हमारा टेस्टिंग का पार्ट। मेरा ख्याल है अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थी आपकी वो थी जो टेस्टिंग की, वो सबसे ज़्यादा थी पेयर वाइज टेस्टिंग की, वो आपके सामने है। दूसरे नंबर पे डिसीजन टेबल की, वो आपके सामने। तीसरे नंबर पे सबसे क्यूरी थी आप लोगों की, वो थी जनाब यूनिट टेस्टिंग पे, वो भी आपके सामने। चौथे नंबर पे टेस्ट केस कैसे लिखने हैं ट्रांजिशन के, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। देखिए, जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे, रट लगाने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, नथिंग विल बी हैपन। कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, कुछ भी खास नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेंगे। इन्हीं स्लाइड्स का वर्किंग करते हैं। तो मैंने जो सोल्यूशन किया उसको देखे बगैर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें चीज़ों को। तो आई होप कि चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। तो गुड लक जी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आई होप कि थिंग्स विल बी बेटर इन नियर फ्यूचर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं दोबारा कभी दूसरी किसी जगह पे। नेक्स्ट लेक्चर।